Hi guys, welcome to Pinnacle Skills and Management Channel. I'm Syed Mohammed Ali. Guys, आज हम बात करेंगे नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके बारे में कि वो इस फील्ड में किस तरह आ सकते हैं और उनका इंटरव्यू जो है वो किस तरह और किन लाइंस के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। जिस तरह आप जानते हैं न्यू जो पुलिस हैं उनको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और उनको आइडिया नहीं होता, तो एक छोटा सा एक आउटलाइन आइडिया उनको दिया जाएगा ताकि उनको ये पता चले कि ये जॉब क्या है। देखिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब है वो एक हाईली रेस्पॉन्सिबल जॉब है, बिकॉज एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दो चीजों के साथ अटैच होता है। नंबर वन, अपनी कंपनीज का की सेल्स का रेस्पॉन्सिबल होता है, अपनी कंपनीज के कस्टमर केयर का रेस्पॉन्सिबल होता है और अपनी कंपनीज के लिए न्यू कस्टमर डेवलप करने का रेस्पॉन्सिबल होता है। एक कोऑर्डिनेटर होता है बिटवीन द कंपनीज, डॉक्टर्स एंड द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक मल्टी टास्किंग जॉब कर रहा होता है, जहां पर ये एक कंपनी की प्रोडक्ट को डॉक्टर के चैम्बर में प्रोडक्ट कर जो है अपना प्रोमोट करता है। एट द सेम टाइम उसके केमिस्ट के ऊपर स्टॉक की अवेलेबिलिटी, स्टॉक की लिक्विडेशन और उसके तमाम मसाइल को लुक आफ्टर करना भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। इसके लिए वो न सिर्फ ये कि अपनी कंपनी से बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ अटैच होता है ताकि वो उन तमाम मसाइल को हल कर सके जो सप्लाई चेन के अंदर उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए आ रहे हैं, ताकि एक स्मूथ स्टॉक की अवेलेबिलिटी हो और उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो 100% कैश हो, बाउंस ना हो। तो बेसिकली इट्स अ मल्टीटास्किंग जॉब। इसके अलावा भी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। यकीनी सी बात है वो हम आने वाली वीडियो में और जिस तरीके से इसके अंदर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होंगी टाइटल के साथ या आपके एक्सपीरियंस होने के साथ, उस तरीके से हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा फ्रेश कैंडिडेट जो अप्लाई करता है, उसका इंटरव्यू किस तरह होता है और उसे किस तरह अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। गैस, ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है वो सेल्स बेस्ड जॉब है, मतलब उसका बेसिक काम है किसी प्रोडक्ट को बेचना, राइट। तो इसलिए जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, नंबर वन, उनको दो या तीन चीजें मैं एडवाइस करूंगा। नंबर वन तो ये है कि उनका एक सेलिंग एटीट्यूड होना चाहिए, उनको लोगों से मिलने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, उनको लोगों से मिलकर खुशी होना चाहिए और उनकी तबीयत में एक कन्विंसिंग पावर होना चाहिए ताकि वो सामने वाले को अपनी बात के ऊपर कन्विंस कर सके। ये तो एक एरा ऑफ पोटेंशियल हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी जो जॉब है इसकी टाइमिंग जो है वो कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको मॉर्निंग में भी अपने डॉक्टर्स को मिलना होता है और इवनिंग में भी अपने डॉक्टर्स को मिलना होता है। तो मॉर्निंग के टाइमिंग 9:30 भी स्टार्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली के ऊपर डिपेंड करता है। 10 बजे भी स्टार्ट हो सकते हैं और 9 बजे भी स्टार्ट हो सकते हैं। और मॉर्निंग जो है आपकी स्ट्रेच हो सकती है, 2 बजे भी खत्म हो सकती है, 3 बजे भी खत्म हो सकती है, 2:30 बजे भी खत्म हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी availability of the customer on that particular territory, right? सेकेंड, ये इवनिंग इसी तरीके से आपकी 6:30 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, 6 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, 7 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, 7:30 बजे भी स्टार्ट हो सकती है। और इसका एंड टाइम भी अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर है, माइट भी आप 9:30 पे खत्म कर रहे हो, माइट भी आप 10, 10:30 पे खत्म कर रहे हो। सो देर इज नो फिक्स टाइमिंग ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कि उसके अंदर आप कहें कि ये इस तरीके की जॉब है, राइट। इस जॉब के अंदर ट्रेवलिंग इन्वॉल्व होती है, विद इन द सिटी की ट्रेवलिंग इन्वॉल्व होती है और आपको जब आउट स्टेशन करना होता है तो उसके अंदर भी आपकी ट्रेवलिंग स्टार्ट होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रेवलर सिक ना हो, मतलब आपको ये ना हो कि मैं ट्रेवलिंग करता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ और ट्रेवलिंग के अंदर मैं इजी फील नहीं करता। आप ट्रेवलिंग लवर हो ताकि आप उस ड्राइव को एंजॉय करें जो आप अपनी टेरिटरी में जाते हुए करते हैं और वापसी में भी आप उस ड्राइव को एंजॉय करें। और सोने पे सो आ गए, यकीनन सभी लोग होते हैं खाने पीने के शौकीन, तो इस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है एक्सपोजर एक बड़ी टेरिटरी का और वह नजर आते हैं मुख्तलिफ किस्म के ढाबा, होटल्स, जहां पर वो
अपना खाना खाता है और उस फूड को एंजॉय करता है, और मेडिकल रैप वाकई एक वो बंदा होता है, अगर आपने पूछना हो कि खाना कहाँ पर अच्छा मिलता है तो बेस्ट इज द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या सेल्स के बाकी जो जो डिपार्टमेंट है लाइक कंज्यूमर, जो सेल्स के लोग हैं उनसे आप पूछें खाना कहाँ मिलता है, तो ये मेडिकल लाइफ की वो गोल्डन मूवमेंट्स होते हैं जिनको वो एंजॉय करता है। अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। देखिए इंटरव्यू के अंदर आपको तैयारी ये करनी है, जिस तरीके से मेरी बात हुई कि आप पहले ये देखें कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या, चाहे वो जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आई हो कि वी रिक्वायर्ड अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसमें ये तमाम चीजें होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए, मिसाल के तौर के ऊपर फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो है प्री मेडिकल का हो या सिर्फ ग्रेजुएट लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से उस जॉब के बारे में एडवर्टीजमेंट में कहा गया है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ओके, आखिर में लिखा होता है फ्रेश कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई, तो इसका मतलब ये कि दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट यू नो स्टबर्न ऑन दिस पॉलिसी के नहीं, लड़के का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कुछ कंपनीज लिखती हैं कि नहीं एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट लिखते हैं और आप फ्रेश हैं तो आप अप्लाई करते हैं, तो आप अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है। और अगर फ्रेश कैंडिडेट लिखा हुआ है कि फ्रेश कैंडिडेट कैन अप्लाई, तो ऑब्वियसली फिर आप फ्रेश कैंडिडेट के पोर्टफोलियो में किस तरीके से अपने आप को जो है वो प्लेस करेंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अगर आपने जॉब रिक्वायरमेंट देखी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, हार्ड वर्कर हो, मल्टीटास्किंग एटीट्यूड हो, और एक अच्छा इंटरपर्सनल स्किल रखता हो, और एक उसमें कोजेंट या कन्विंसिंग नेचर हो। अगर हम बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ये क्वालिटी होना चाहिए। अब आपने इन्हीं क्वालिटीज को अपने जहन में रखना है कि जब मैं इंटरव्यू के अंदर जाऊंगा और मुझसे सवाल किए जाएंगे तो मैं इंटरव्यूअर को इन चीजों के ऊपर कन्विंस करूंगा कि तमाम चीजें जो है मेरे अंदर मौजूद है एंड आई एम द राइट कैंडिडेट, राइट। चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। आपसे कि वेलकम के बाद जब आप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं तो आपसे पहला सवाल होता है टेल मी समथिंग अबाउट यू। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेडिकल रैप से स्टार्ट करेंगे और जब आप रिटायर हो रहे होंगे जब तक आपके साथ ये पहला सवाल होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर कंफर्टेबल होता है और ये सोचता है कि अगर ये कैंडिडेट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया है तो ये क्या सोच कर आया है कि इसमें ऐसा क्या पोटेंशियल है। इस तरीके से टाइम मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि आप खुद अपने पोटेंशियल को रिलेट कर देते हैं इंटरव्यूअर के पास, और इंटरव्यूअर को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक मिनिमम टाइम के अंदर एक बेहतरीन रिप्लाई लेके ये एनालाइज कर देता है कि आप उसके लिए कितने फ्रूटफुल हैं और कितना आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे, राइट। अब आपसे सवाल किया गया टेल मी समथिंग अबाउट यू। अब आपने स्टार्ट करना है। देखें आपने बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना, कोई आपने ऐसी चीज के ऊपर टाइम नहीं लगाना जो कि आपकी जॉब में आपको मदद नहीं करे। मिसाल के तौर के ऊपर आप कहेंगे आई बॉर्न इन 1962 या वॉट एवर इज द डेट, माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, माई फादर वॉज द शॉपकीपर एंड आई हैव इतने सिबलिंग, ठीक है, वो इसमें स्टडी कर रही है, इसमें स्टडी कर रहे हैं। सो देयर इज नो fun for the interviewer to know about your family, about your father, and you know about your social status or anything else. He is interested what the potential you have कि आप अपने पोटेंशियल को इस जॉब के साथ किस तरह मैच कर रहे होंगे, तो इसलिए आपने गैर जरूरी चीजों में नहीं जाना। अब आपने स्टार्ट लेना है कि यस थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ओपन एंडेड है, इसमें आप बहुत कुछ बोल सकते हैं बट आई विल बी प्रिसाइज। नंबर वन, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फला फला कॉलेज से। आपने कॉलेज का नाम बता दिया, ठीक है। अगर आप समझते हैं वो कॉलेज बहुत रिप्यूटेबल कॉलेज है और उसके बताने से एक इंटरव्यूअर के ऊपर इंप्रेशन आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि उस कॉलेज का नाम बता सकते हैं ताकि आपकी एकेडमिक्स के अंदर एक ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी इंडोर्स हो जाए। आपने अपना ग्रेजुएशन का बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं आप बताएं मेरे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, आप सिंपल आपने बता दिया ग्रेजुएट हो गए। अब दूसरी बात आपने क्या बताई, आपने बताया कि ड्यूरिंग माय एकेडमिक सेशन आई वाज एन एक्टिव स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, आई वाज पार्टिसिपेटिंग। अब आप ये बताइए कि आप एक्टिव थे उस जमाने में, तो आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर रहे थे
जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जो है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से बनता है, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता हो अच्छा ये काम तो वही करता हुआ आ रहा है, इसका जॉब एक्सपोजर नहीं है लेकिन ये काम वही करता हुआ आ रहा है जो मैं चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कॉलेज के अंदर कोई डिबेटिंग सोसाइटी में थे, या अगर आप अपने कॉलेज के अंदर कोई स्पोर्ट्स के अंदर ऐसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे या डिस्कशन ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व थे जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है या फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, तो आप उसके बारे में बताएं जिससे वो ये अंदाजा लगेगा कि आप एक एक्टिव मेंबर होंगे उसकी टीम का। ठीक है, इसी तरीके से आप उस जमाने में जो आपने कुछ अपने दोस्तों के साथ अगर कोई सोसाइटीज डेवलप करी या कोई ऐसे आपने कोई छोटे छोटे आपने टिकटॉक बनाए या वो बनाए, इनको आप जाहिर करें जिससे जाहिर होगा यू आर क्रिएटिव। ठीक है, आप उसके बारे में बताएं कि मैं अपने कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करता था कि मेरा जो काम है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो, मुझे जितने असाइनमेंट मिलते थे मैं उनको ऑन टाइम कंप्लीट करता था। तो इससे इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा जो असाइनमेंट वो आपको जॉब में रहते हुए देगा वो भी आप टाइम के ऊपर कंप्लीट करेंगे, आप उसको लिंगर और नहीं करेंगे। तो उसको बताएं कि मुझे अच्छा लगता था कि जब मेरा टीचर मुझे अप्रिशिएट करता था तो मैं सोचता था कि ये काम तो मैंने करना है, अगर मैं डिले करूंगा जब भी और अगर मैं बिफोर टाइम दूंगा तो भी, तो बिफोर टाइम में एक एप्रिशिएशन मिलता है। तो आई वॉज मोटिवेटेड, मैं उसको इस तरीके से करना था। आपने इस तरीके से अपनी कुछ कॉलेज स्टूडेंट लाइफ की चीजों को इस तरह बताना है कि वो फोकस हो जाए विद द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है आप उसको कह सकते हैं जैसे मेरी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी या बहुत सारे ऐसे मल्टी टास्क दिया करते थे जहां मेरे टीचर मुझको, जहां पर मैं जो है उनको एज ए कोऑर्डिनेटर डील करता था और उन ग्रुप सोसाइटीज के दरमियान में एज ए ब्रिज का काम करता था। तो मैं एक कम्युनिकेटर का रोल अदा करता था। तो आपको ये पता चल जाएगा उसको कि ओके आप जो है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है एंड योर कम्युनिकेशन वाज ऑथेंटिक एंड योर फीडबैक वाज ऑथेंटिक। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, वो उसको अपने पॉजिटिव इसमें ले लेगा। अभी तमाम आपने बता दिया, आपने ग्रेजुएशन का बता दिया, आपने अपने बारे में बता दिया, अब आपको कोई एक्सपीरियंस तो है। ठीक है, अब लाजमी सी बात है कि इंटरव्यू का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इंटरव्यूअर ये देखना चाहेगा कि आपका इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड में कितना है, या आपका कोई इंटरेस्ट अगर है तो कोई टेम्परेरी इंटरेस्ट तो नहीं है, आप अभी जॉब को सीखने के देखे मैं आज ये जॉब कर लेता हूँ, 2-4-6 महीने के बाद देखूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको देखूंगा। तो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में क्यों आप जो है इंटरेस्टेड हैं। तो अब आपके पास ये जवाब होना चाहिए, आपने तैयारी करी है। ठीक है, आपने पूरा उसका कंपनी का भी फीडबैक लिया है, जो जॉब टाइटल था आपने उसका भी फीडबैक लिया हुआ था, और जो उनकी प्रोडक्ट्स थी उनका भी आपने फीडबैक लिया हुआ था। आप उसको बताएंगे कि यस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन कि मेरे पास, मैं सेल्स में जाना चाहता हूँ तो सेल्स में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कंज्यूमर में भी जा सकता हूँ, मैं कंप्यूटर्स में भी जा सकता हूँ, कई जगहों के ऊपर मैं जा सकता हूँ। बट माई इंटरेस्ट इज विद द मेडिकल फील्ड और उसके कुछ रीजन है। नंबर वन रीजन इज दैट कि इस फील्ड के अंदर हमारा ताल्लुक जो है इस मुआशरे की क्रीम के साथ होता है। वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू दी क्रीम ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर द डॉक्टर्स। तो एक तो आप डॉक्टर से इंटरेक्शन करते हैं तो उनके साथ आपका एक अच्छा और पॉजिटिव और एथिकल जो है वो जो है कम्युनिकेशन होती है, जो कि एक प्लेजेंट वे में होती है। नंबर सेकेंड ये कि ये फील्ड जो है हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड फील्ड होने के साथ साथ आपको बहुत कुछ जो है ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि आपको अपनी सोसाइटी में या अपनी फैमिली में रहते हुए उनको कोई एडवाइस करना हो तो आप उनको भी कुछ ना कुछ एडवाइस कर देते हैं। इसलिए कि आपके रिलेशनशिप इन कस्टमर्स के साथ जो है वो अच्छे होने के साथ साथ आप अपनी फैमिली को एक प्रॉपर डॉक्टर या ट्रीटमेंट की तरफ भी गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये जानता हूँ कि मेडिकल की एक ग्रोइंग फील्ड है और इसको ग्रोइंग फील्ड है और एक एक्सपेंडिंग फील्ड है, कंटिन्यूसली इसमें एक्सपेंशन हो रही है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 से 3 डिकेड के अंदर जो एक्सपेंशन नेशनल कंपनीज की हुई है तो उसमें बहुत सारे लोगों को करियर ग्रोथ मिली।
थर्ड ये कि इसमें आपको हमेशा एक एग्जेक्टिव ड्रेस के अंदर रहना होता है, सो पीपल थिंक पॉजिटिव फॉर यू एंड यू फील मोर कंफर्टेबल। तो मैं इसलिए भी जो है इस फील्ड की तरफ आना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मेडिकल की एक ये वो फील्ड है जो कभी भी इसके अंदर अप्स एंड डिप्स नहीं आते। उसकी वजह ये कि मेडिसिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। ये स्टार्ट भी आज है और ये कल जब तक ह्यूमन से ये अवेलेबल रहेगी, तो इस फील्ड के अंदर कोई शट डाउन या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक स्मूथ करियर आपको मिलता रहेगा। तो आप उसको कुछ चंद एक पॉइंट जो है इस बारे में बताइए, ताकि कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं। फिर आप उसको बताएं कि मेरा इंटरेस्ट, फिर आपका अगला सवाल उसका ये होगा, ओके अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसकी क्या तैयारी की है। आप कहें यस, मैं क्योंकि साइंस ग्रेजुएट तो नहीं हूँ। अगर आप साइंस ग्रेजुएट नहीं है तो, लेकिन उसके बावजूद में भी मैंने इस फील्ड में आने के लिए कुछ तैयारी करी, मैंने कुछ चैलेंजेस को डिस्कवर किया। मसलन मेडिकल के कई एक ऐसे अल्फाज हैं जो जरा डिफिकल्ट होते हैं आम आदमी के बोलने के लिए। मैंने उनको भी कुछ लफ्जों को जो है वो स्टडी किया है, सीखने की कोशिश करी है। और क्योंकि तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस होती है किसी न किसी सिस्टम के ऊपर, तो मैंने कुछ सिस्टम्स के बारे में जानना शुरू किया। मसलन मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ पढ़ा है, मसलन मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कुछ पढ़ा है, मसलन मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कुछ पढ़ा है। जो भी आपने सिस्टम पढ़े उनके बारे में उसको एक ओवरव्यू देके मैंने इसमें कुछ ना कुछ पढ़ा है। अब इंटरव्यूअर आपसे कोशिश करेगा कि ये जाने के क्या आप सही कह रहे हैं, तो कहेगा अच्छा आप मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम बताएं, या आप मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएं, या आप मुझे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताएं। तो गाइस याद रखिए, आप एक दिन में प्रोफेसर बन के उसके लिए तैयारी करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि आप इस जॉब की तरफ इंक्लाइंड हैं और आपको ये जॉब चाहिए और आप इससे किस हद तक अटैच हैं, तैयारी करें। तो डाइजेस्ट सिस्टम को अगर आप बताना चाहते हैं तो बहुत डिटेल में जाके ना बताएं और ना डिटेल में जाके पढ़ें, ठीक है। डिटेल में जाके पढ़ेंगे, नंबर एक आपको कंफ्यूजन होगा, नंबर सेकंड जितना डिटेल के अंदर आप जाके उसको बताने की कोशिश करेंगे उतनी उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा और आप इनएक्सपीरियंस होंगे तो आप वहां पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने वहां पर अपने आप को बहुत खूबसूरती से निकालना है। आप सिंपल बताएं कि इट्स स्टार्ट विद द बकल कैविटी एंड यू नो के जो आपके जो बकल कैविटी के अंदर जो आपके टीथ हैं वो जो है खुराक को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और मुंह में सलाइवा जो होता है वो उसको लुब्रिकेट करता है, और जो टंग होती है वो उसको रोल करने के काम में आती है। चीक्स जो होते हैं वो उसको एक जगह पे कंपोज रखते हैं ताकि वो बाहर ना जा सके खुराक। फिर उसके बाद जो है जब आप फॉलो करते हैं तो ये आपके ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाता है। स्टमक के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा कुछ और एंजाइम भी होते हैं जो कि उसको चर्निंग मिक्सिंग के अमल से पेस्ट की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये पेस्ट जो है ड्यूडेनियम में एंटर हो जाता है। जब ये ड्यूडेनियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है वहाँ ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद ये ड्यूडेनियम से ड्यूडेनियम में, फिर इलियम में तीसरे पार्ट में आता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे वाटर और कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद ये एनएस निकल जाता है। सिंपल। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी, सिंपल, कीप इट सिंपल। इसके बाद अगर वो आपसे कहता है और इसके डीप में बताएंगे ना सर मैं अभी तक तो, क्योंकि इस सिंपल सी चीजें दो चीजों पे मैं कमांड हासिल कर रहा था कि मैं तो एक तो इसकी टर्मिनोलॉजी और इसके वर्ड्स को प्रोनाउंस कर लूं प्रॉपरली, और दूसरा मैं एटलीस्ट इसका सिस्टम जो है इसकी समझ लूं। अब इसकी डिटेल के अंदर लाजमी बात है कि मैं आगे इसके लिए पढ़ूंगा, या मैं जिस कंपनी के अंदर भी मेरा नसीब होगा अल्लाह ताला मैं चाह तो वहां पर मैं इसके लिए सीनियर्स की मौजूदगी में पढ़ूंगा ताकि मैं और बेहतर तरीके से गाइडलाइन दूं। आपने इस क्वेश्चन को भी क्लोज कर दिया। अच्छा, अब आप फ्रेश कैंडिडेट देखिए, इंटरव्यू कोई फिक्स चीज नहीं होती कि वो क्वेश्चन नंबर ये पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा। ये इंटरव्यू के ऊपर, इंटरव्यूअर के ऊपर मुनासिब होता है कि वो किस तरीके का कैंडिडेट है और वो किस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछना चाह रहे हैं। तो आप हमारे तमाम जो चैनल के ऊपर आके इसको सब्सक्राइब करें, जितने इंटरव्यूज के अंदर जो क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से मैंने इसके ऊपर अपनी वीडियोस डाली, तो आप उनको सुने, उससे आपका विजन ब्रॉड होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो फिर मैंने इस तरीके से जो है वो डील करना है, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो फिर मैंने इस तरीके से डील करना है। लेकिन उस क्वेश्चन से, उन क्वेश्चन से आपका विजन बढ़ेगा और आपकी प्रिपरेशन का लेवल अप हो जाएगा। यदि प्रिपरेशन का लेवल अप होगा तो ये आपको एक ब्रॉड जो है वो अपना कहना चाहिए कि विजन देगा इस जॉब के लिए और इसके आगे आने वाले करियर के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो आप बेहतर तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और होती है लास्ट में जो यूजुअली जो है वो इंटरव्यूअर पूछता है, ओके
व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या हम सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फ्रेश हैं, आप उसको के सर माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट इन दी प्रोफेशन एंड मैं आपसे कोई भी जो है सैलरी अभी क्योंकि लर्निंग फेज में हूँ डिमांड नहीं कर रहा और ना मैं डिमांड करूंगा। पहली बात तो ये कि मुझे सबसे पहले जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मुझे आई विल बी ग्रेटफुल कि मुझे सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। सैलरीज अगर मेरी जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन इसी बात है कि आप जो है इतने कैंडिडेट चूज करते हैं, उनकी सैलरी आप पे करते हैं कि उनकी फैमिली के हिसाब से जो भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा। मेरी सैलरी से वादा मैं बिलीव करता हूँ कि जब मैं आपसे सीखूंगा और मैं चीजों को प्रॉपरली करके दिखाऊंगा और उसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे तो जो इंक्रीमेंट होंगे वहां पर यकीन सी बात है कि आप मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए जब करेंगे तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिकली एक बेहतर स्टेज के ऊपर आ जाएगी। तो सैलरी इज नॉट माय प्रायोरिटी, माय प्रायोरिटी इज ए गुड ग्रोइंग एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और मैं समझता हूँ कि ये अलहमदुलिल्लाह सारी अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ ठीक है। उससे ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू वेरी मच सर। और इस तरीके से आप इंटरव्यू को क्लोज करें। इंटरव्यू इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन उसके लिए अब हमारे इंटरव्यूज की तमाम वीडियोस को देखते चले जाएं ताकि आपको आइडिया हो कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन। अच्छा गाइड, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पे पहुंच सके। गाइस, इन वीडियोस को नए आने वाले स्टूडेंट्स और क्लिक्स के लिए जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो अगली दफा किसी इंटरव्यू में एक बेहतर तरीके से अपने सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।